हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। अब आप सभी बच्चे क्लास 9 पास आउट होके क्लास 10 पे आ गए हैं और आप सभी को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होगी कि अब मुझे कैसे तैयारी करनी है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको साइंस पढ़ाऊंगी मैं, यानी कि अर्पिता पांडे, आपकी साइंस टीचर। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को, जिसको कि हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बेटा हम बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बस करना बस इतना ही है कि ध्यान से लेक्चर को सुनना है। सारे बच्चों का ध्यान जो होना चाहिए वो, आप जब क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो पूरी तरीके से आपका सारा फोकस आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। चीजों को आपको नोट डाउन करना है, ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। और जब भी आपको सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, सारे टॉपिक्स आपके खत्म हो जाए, देन आपको करना क्या है, आपको टेक्स्ट बुक से अच्छे से चैप्टर को रीड करना है। मैं फिर से बोलती हूँ बेटा, कभी भी चैप्टर को या चीजों को ऐसे मत समझो कि हमें चीजें एकदम रटनी है, नहीं, कभी भी नहीं। क्यों, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जब भी आप जरा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ होगा ना, तो फिर आपको चीजें याद नहीं आएगी। लेकिन जब आप अच्छे से समझ करके पढ़ाई करते हो, जैसे अभी ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है और टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। देन यू आर गुड टू गो। आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, आप एक्सरसाइज सॉल्व करो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका के नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के समय ही मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस कर लेते कि मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करूंगी। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, स्फेरिकल मिरर्स को और टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे हमको पढ़ना है। सबसे पहले डिस्कस करती हूँ मैं आप। अच्छा एक चीज और भी देखो बेटा, कि इस चैप्टर से 12 मार्क्स से कम आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से आपको वीएसए देखने को मिल सकता है, शॉर्ट आंसर्स देखने को मिल सकते हैं। यानी कि चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब बात करती हूँ। बेसिकली मैं सबसे पहले आपसे अगर डिस्कस करती हूँ तो एक क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब बोलोगे कि मैम आप तो क्वेश्चन के साथ से बात करें। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक्चुअली में आपको ये पता चलेगा कि जैसे कि नाम है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो आपको पता चलेगा कि क्या है रिफ्लेक्शन, आवश्यकता क्या है। देखो कुछ भी पढ़ते हो, इवन कोई भी काम करते हो, तो मन में ये क्वेश्चन तो आता ही है ना हम सब पे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इस काम की क्या इंपॉर्टेंस होगी। सिंपल सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से मतलब क्या है, हम क्या जान पाएंगे इस चैप्टर पे। ठीक है, तो चलो एक बात बताओ मेरे को, आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है ना। आप अपने क्लासरूम में सपोज जब ब्लैक बोर्ड को देखते हो, मैं आपसे कहूँ आपको आसपास पेड़ पौधे, घर के सामान, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको ये सारी चीजें कैसे देख पा रहे हो, आपको ये सारी चीजें विजिबल कैसे हैं, किस तरह से दिखाई दे रही है, तो आपका क्या जवाब होगा। चलो सोचो सोचो, सभी बच्चे मन में सोचो। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ। मेरा बस एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ, वो ये है कि आपको आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सपोज मैं कहूँ पेड़ पौधे, घर के सामान, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, कुछ भी, मैं भी, तो आप कैसे देख पा रहे हो मुझे। ठीक है, चलो अच्छा चलो एक मैं सपोज करती हूँ कि आप ये बोलोगे कि मैम हमारे पास हमारी मतलब हेल्दी आईज है, हमारी आंखों से हम सब कुछ देख पा रहे हैं। ठीक है ना, हमें सब कुछ क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास हमारी आंखें हैं, हम अपने आईज से यानी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई हम सारी चीजें देख पा रहे हैं। चलो गलत तो नहीं है वैसे आंसर। लेकिन अब मैं फिर से एक सिचुएशन आपके सामने रखती हूँ। चलो सिचुएशन ये है कि मैंने ये कहा कि अभी जो है ना वो मान लीजिए नाइट टाइम है, दिन का टाइम नहीं है, रात का समय है। और मैंने क्या किया, घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया है। इवन जो बाहर से भी लाइट आ रही थी, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो कुछ भी है, वो मैंने रूम पे अच्छे से डार्क हैवी कर्टन्स डाल दिए। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी लाइट अब अंदर नहीं आ रही है। तब क्या आपको चीजें दिखाई देंगी?
तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स नॉट मैम, नहीं दिखाई देंगी, है ना। तो एक बात बताओ, अभी भी आपके पास आपकी आंखें, यू हैव स्टिल योर आईज, बट अब चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसा क्या है कि आंखें हमारी तो जब लाइट थी तब भी थी, अभी भी है, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमें चीजें दिख रही है, और इन एब्सेंस ऑफ लाइट वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। व्हाई दिस हैपन? एक्चुअली में द रीजन इज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यही है हमारा आज का टॉपिक कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। बेसिकली बेटा किसी भी लाइट सोर्स से, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट क्या होती, फॉल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ध्यान से समझो, किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट फॉल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। सपोज मैं आपसे ये बोलूं कि ये एक ग्लास है बेटा, और इस ग्लास में मान लीजिए हाफ ग्लास जो है वाटर फिल है, ठीक है, इसमें क्या फिल है? वाटर फिल है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लाइट सोर्स होगा तो उससे क्या हो रहा होगी? लाइट एमिट हो रही होगी। सपोज मैंने मान लीजिए यहाँ सन एज्यूम किया, ठीक है ना, जस्ट एक एग्जाम्पल कि आपको चीजें समझ में आए। अब बेटा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सन से क्या है, बहुत सारी लाइट रेस क्या हो रही, फॉल हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी लाइट रेस क्या हो रही, फॉल हो रही है। अब एक बात बताओ भाई, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना, तब तो जाके पता चले कि पढ़ क्या रहे हो तुम। चलिए, अब ये लाइट रेस क्या हो रही बेटा? फॉल हो रही, ठीक है। चलिए, अब जब ये लाइट रे जो फॉल हो रही थी, ये लाइट रे क्या होगी भाई? हर एक ऑब्जेक्ट अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रे को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। हर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये लाइट रे जो है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगी? ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट हुई, इस सरफेस पे पड़ी, और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हुई। ध्यान से समझिएगा, ये लाइट रे यहाँ फॉल करी, रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रे फॉल करी, रिफ्लेक्ट हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, है ये जो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, कहाँ से? इस ग्लास के अंदर जो पानी है, पानी की सरफेस से, इवन ग्लास की बाहरी सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। ये रिफ्लेक्टेड रेज बेटा जब किसी पर्सन की आई के अंदर एंटर करेंगी, यही रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, जब हमारी आईज के अंदर एंटर करती है, तो वो चीज हमें विजिबल होती है, यानी कि दिखाई देती है। आई बात समझ में? यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। वी आर एबल टू सी एनीथिंग इन द यूनिवर्स जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वो परावर्तित प्रकाश किरणें जब हमारे आंखों में प्रवेश कर रही है, तो वो चीजें हमें विजिबल है, यानी कि वो चीज हमें दिखाई दे रही है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी नहीं? तो अब हम बात करते हैं कि सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट। This reflected light when received by our eye enable us to see object। तो अब समझ में आया बात कि रिफ्लेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसी को हम पढ़ने चल रहे हैं। देखो बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होना। इंटरेस्ट तब क्रिएट होता है जब हमें पता चलती है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब तुम खुद सोचो, ये तो छोटी सी बात है। अब आपको आपसे कहे तो आप यू आर गुड टू गो कि तुम जवाब दे सकते हो कि सिर्फ आंखों से नहीं होता है। और यहाँ पे तुम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि लो अभी के अभी सब बंद करते हो और तुम बताओ अगर तुम आंखों से देख सकते हो तो क्या सिर्फ आंखें ही अकेले रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियस सी बात है, आईज है जिनकी रेटिना पे इमेज बनती है तो इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होने वाला है काम। चलो आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी कि इसी तरह से हम मिरर में भी हमारी इमेजेस फॉर्म होती हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सारा कुछ जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ किस चीज की? अब हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं प्लेन मिरर की। किसकी बात करते हैं? प्लेन मिरर की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेटा, 1 मिनट के लिए सभी बच्चे।
दो तरह के बेटा मिरर होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? दो तरह के मिरर्स होते हैं। एक होता है हमारा, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक हमारा होता है प्लेन मिरर और एक हमारा होता है क्या? एक हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलो अब फिर से पॉइंट पे आते हैं। बेटा देखो, प्लेन मिरर क्या है इसके बारे में तो ऑलरेडी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। और हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे, वही मिरर जिसके सामने खड़े होके हम बाल बनाते हैं, क्रीम लगाते हैं, मुंह धोते हैं, जब बेसिन पे तो देखते हैं कि भाई कहाँ पे ब्रश करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही है आपका प्लेन मिरर, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बिल्कुल इरेक्ट बनती है। आप जैसे दिख रहे हो वैसे ही सामने अपने आप को देखते हो। उसमें जैसा साइज आपका होता है उतना ही बड़ा साइज आपको अपनी इमेज का भी दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारा चेहरा जितना बड़ा है हमारे मिरर में हमें छोटा दिखाई दे, नहीं, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है जो क्या करती है, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। ये फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्रैक्टिव सरफेस दैट प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज ऑन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंट बात को करते हैं पहले हाईलाइट, फिर मैं आपको समझाती हूँ। आपको यहाँ पे एक शब्द मिला, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, अब आप सोचोगे व्हाट इज दिस मीन्स वर्चुअल। देखो वर्चुअल को बेटा हिंदी में कहते हैं आभासी। अब एक बात बताओ, आभासी शब्द शायद आपने सुना होगा, जैसे कि हम कहते नहीं कि हमें आभास हो रहा है, मतलब जनरली ऐसे बोला जाता है आभास हो रहा है कि कुछ अच्छा होगा, आभास हो रहा है कि शायद कुछ गलत हो सकता है, बुरा हो रहा है। तो एक बात बताओ, मीन्स जो चीज एक्चुअल में रियल में नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात है, या फिर एक तरह से क्या करते गेस कर रहे हैं। ठीक है, बात को समझो। यानी कि जब लाइट रे वास्तविकता में एक दूसरे को कट करती हैं तो वहां पे बनती है रियल इमेजेस। जब भी आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज वास्तविकता में एक दूसरे को कट करती है तो बेटा वहां पे बनती है आपकी रियल इमेजेस। रियल इमेजेस तो यहाँ पे लिख सकते हो, हम यहाँ पे एक बार बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे एक बात लिखते हैं, वो ये लिखते हैं व्हेन लाइट रे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, व्हेन लाइट रेज actually मीट करेंगी तभी तो करेंगी ना, कट करेंगी, मीट विथ ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन, then they will form real images। क्या बनाएंगे फिर वो, then they will form real images, है ना। इसी के बजाय आप क्या कहोगे, when light rays appears to meet with each other after reflection, then they will form virtual images। ठीक है, यानी कि बेटा मतलब ये है कि वास्तविकता में एक दूसरे को मिलके काट रही है तो रियल इमेज बन रही है, लेकिन वास्तविकता में नहीं मिलके काट रही बल्कि अपीयर टू मीट ईच अदर हो रही है, देन वहां बनती है वर्चुअल इमेज। यानी कि इतनी बात तो क्लियर हुई कि प्लेन मिरर में क्यों बन रही है हमारी वर्चुअल इमेज। चलो अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हम एक्चुअली में जिसके बारे में हमने जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, वो है स्फेरिकल मिरर एंड वेरी इजी, बहुत इजी भी है। चलो बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। जैसा कि नाम ही पता है बेटा, स्फेरिकल मीन्स बना कहाँ से है, ये स्फीयर से बना। स्फीयर का मतलब क्या होता है बेटा, गोल, है ना। कोई भी चीज कैसी है जो स्फीयर है, ठीक है। तो यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या हो सकते हैं बेटा, सपोज करो
कि एक फुटबॉल है जो पूरी तरह से बेटा कांच की बनी हुई, सपोज करिए कि एक कांच की बनी हुई फुटबॉल है, और अगर हम उस कांच के बने स्फीयर से, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर की एक कांच की बनी हुई, एक ग्लास की बनी हुई स्फीयर है, अब अगर हम उसमें से बेटा कुछ हिस्सा काटते हैं, तो वहां से जो उसका हम कह सकते कट किया हुआ पार्ट है, वो एक्ट करेगा एज अ स्फेरिकल मिरर। कैसे भाई? अब जैसे सपोज दैट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक स्फीयर था, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, मान लो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ से हमने कट किया पार्ट, और एक पार्ट यहाँ से कट कर दिया, तो जब हमने कट करके निकाल दिया तो वो कुछ इस तरह से ही तो दिखेगा, ऐसे करके, या फिर कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये दोनों बेटा क्या कहलाएंगे? स्फेरिकल मिरर कहलाएंगे, बिकॉज दे आर कट फ्रॉम द स्फीयर, है ना? बात समझ में आई? ठीक, सपोज करो कि एक फुटबॉल जैसा बहुत बड़ा सा कांच का बना हुआ स्फीयर है, उसमें से जो कट करके आप पार्ट निकालते हो, एक्चुअली में वही स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अब एक बात समझना है, स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दो तरह के स्फीयर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। अभी हम लॉ बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे दिखाते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलो एक बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो हम एक्चुअली जानते ही हैं, इसमें कुछ नया है नहीं, कि एक प्लेन मिरर है जिसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग साइड है, प्लेन मिरर हो गया। अलग क्या है यहाँ पे, अब डिस्कस करने चल रहे हैं हम कॉनकेव मिरर को। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे बेटा आपको शब्द दिख रहा है केव। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। अब यहाँ पे गुफा में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सोचो वो मिरर बेटा जो अंदर की ओर, यानी कि इनवर्ड कैसा हो, धसा हुआ हो। लाइक आप ये सोचो, ये मेरा हाथ है, ये अगर मैं ऐसे दिखा रही, देखो ये मैंने मोड़ रखा, ठीक है ना, ये अंदर ये जो सरफेस, अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ की ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती, कैसी होती? परावर्तक सतह होती, और ये कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये अंदर की ओर धसी हुई होती, तो हम इसे क्या बोलते? तो हम ये बात बोल सकते थे कि ये क्या है? हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो अब उल्टा करते हैं, मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन अब ये क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और हमने क्या किया, ये उभरी हुई सतह जो है ना, आउटवर्ड जो परावर्तक सतह है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग साइड है, वो कैसी है? वो आउटवर्ड है, तो वो मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? आउटवर्ड होती है। आई बात समझ में? कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? आउटवर्ड होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है ना? यहाँ पे कैसे दिखाई दे रही है? आउटवर्ड दिखाई दे रही है, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, प्लेन सरफेस होती है। आई बात समझ में? केव गुफा लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की धसी हुई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर उभरी हुई है, कॉन्वेक्स में। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। एक्चुअली रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, बहुत ही सुपर डुपर इजी होते हैं। क्या? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बिल्कुल ही इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब आप बोलोगे कि मैम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बेसिकली बेटा इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट रे होती है, जो फॉल करती है किसी सरफेस पे, और वो रे, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को बेटा हिंदी में अभिलंब कहते हैं। एक्चुअली में ये कुछ नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सेम टाइम पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आई? परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। बस इतने ही हैं,
इतनी सी ही दो बातें हैं जो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जाननी थी। चलिए, अब जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कर्व्ड इनवर्ड होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो हो गया हमारा अवतल दर्पण, और कॉनकेव मिरर वो है जिसमें कहाँ पे, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं कॉनकेव मिरर का, करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। हालांकि ये बात आपको तब ज्यादा समझ में आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरह से मिरर से इमेजेस फॉर्म होती है, बट अभी के लिए बेटा आप जान लो, और वहां पे आपको ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी व्हाई वी आर यूजिंग कॉनकेव मिरर इन टेलीस्कोप। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब आगे बात करते हैं भाई कॉन्वेक्स मिरर की, जिसमें कि बताया कि कर्व्ड यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, कर्व्ड आउटवर्ड है, वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमने आपको ये भी बताया कि दिस टाइप ऑफ मिरर कॉन्वेक्स मिरर, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हमारे व्हीकल्स में एज अ साइड मिरर करते हैं, रियर व्यू मिरर के जैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पीछे के जो हमारे पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं उनको हम देख सकें, वहां पे हम साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स करते हैं। यहाँ पे भी बेटा मैं आपसे यही बात बोलूंगी कि जब भी मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनने वाली इमेजेस बताऊंगी तब आपको ये बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी भी बता सकती हूँ बट अभी बताऊंगी तो आप हो जाओगे थोड़ा सा कंफ्यूज, वो मैं नहीं चाहती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और ये जानना बहुत जरूरी। किसी के घर पहुंचने के लिए उसके सही एड्रेस का पता होना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है स्फेरिकल मिरर के साथ जुड़े हुए इन टर्म्स के बारे में जानना। जब तक ये टर्म्स नहीं पता होंगे तब तक हम कैसे ही पता कर सकते हैं कि किस तरह की इमेजेस फॉर्म होने वाली है। तो चलो बात करते हैं भाई इसके बारे में। सबसे पहले बात आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, और ये होता है बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, इसको समझना है बहुत ज्यादा इजी। क्यों भाई, वो भी मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बात बताऊं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो हमारा मिरर है वो किसी स्फेरिकल मिरर से कट करके ही तो हम लाए हैं, कोई स्फीयर से ही तो कट करके लाए हैं। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम स्फीयर से कट करके, जैसे मैं बताऊं आपको एक छोटा सा, देखो मैं ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ चीजें रिलेट कर पाऊं, मैं अपना अगर अनुभव आके आज शेयर करूं, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स आए, बहुत अच्छे अच्छे, सभी अच्छे ही थे, और मैंने सभी से कुछ ना कुछ सीखा है, सबने बहुत अच्छे से चीजें सिखाई। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे कि जब वो समझाते थे तो पर्टिकुलर चीजों के साथ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स दे देते थे, वो फिर चीजें ना दिमाग में पता नहीं क्यों, जो भी रीजन है, वो लंबे समय तक रह जाती थी। इसीलिए मैं भी कभी कभी छोटी छोटी चीजों के साथ ना आपको छोटी छोटी बातें बता देती हूँ कि आप भी उनसे रिलेट, उनसे लिंक करके याद रखो। ठीक है, चलो जैसे कि अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो मैंने आपको ये बात तो बताई कि जो एक हॉलो स्फीयर में से ही तो कट करके हम इस मिरर को लेके आए थे। जिस तरह से मान लीजिए एक पेड़ पे बहुत सारे फल होते थे, फल को तुम अलग करके अपने घर ले आओ, लेकिन एक्चुअली में तो तुमको भी पता है ये जो फल है ये किसी फैक्ट्री में नहीं बना, ये आम का फल है तो आम के ही पेड़ पे था। तो कुछ चीजें जो है ऑब्वियस सी बात है, उस फल में कुछ ऐसी महक वो ही होगी जो उस पेड़ की महक है, उस पेड़ में जो लीव्स हैं उसकी जैसी महक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो किससे जुड़ी है, उससे ही रिलेटेड है, उसी से इसका लिंक होके आया है वो यहाँ तक, है ना। सेम दैट, अब ये हॉलो स्फीयर से हमने स्फेरिकल मिरर निकाला है, तो उस हॉलो स्फीयर का अपना कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा, और वो जो सेंटर है वो एक्चुअली में स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसी सेंटर का बस नाम बदल जाता है और कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझा होगा आपने। तो ये तो बात होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, कुछ भी नहीं है, जो हॉलो स्फीयर से जिससे आपने मिरर को कट किया उस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। चलो अब बात करते हैं हम एक दूसरी चीज की, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पोल। पोल को सॉरी बेटा, अभी हम आपसे बात करते हैं किसकी, पोल की। ठीक है ना, तो चलो जब भी हम आपसे पोल की बात करते हैं तो एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे पोल को रिप्रेजेंट किया है पी से। भाई पी से पोल, तो पी से रिप्रेजेंट, POLE पोल। पोल को बेटा हिंदी में कहते हैं ध्रुव। अब ये होता है क्या, एक्चुअली बेटा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, गेटिंग माई पॉइंट,
परावर्तक सतह का जो भी हमारा मिरर है वो उसकी एक साइड परावर्तक सतह होती है ना, जैसे कि लाइट रे फॉल होगी तो यहाँ से क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत इजी है। मैंने क्या बताया, जो परावर्तक सतह, अब सपोज दैट भाई अगर अवतल दर्पण है तो धसी हुई है, उत्तल दर्पण होता तो उभरी हुई होती, लेकिन चाहे उभरी हो, चाहे धसी हो, चाहे आउटवर्ड हो, चाहे इनवर्ड हो, उसके मध्य बिंदु को हम पोल ही कहेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तीसरी चीज, हालांकि सब मैंने आगे भी बताया हुआ है बट यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मुख्य। अच्छा, प्रिंसिपल का मतलब ये होता है भाई मेन। प्रिंसिपल के आते ही देखो ना सन्नाटा सा हो जाता है, टीचरें बात करके होती है चुप हो जाती, क्योंकि भाई प्रिंसिपल है ना, ऑब्वियस सी बात है, सीनियर पोजीशन पे है। सेम डेट प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे क्या काम करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली लाइन। वो लाइन अभी हम आगे आपको बताएंगे फोकस के बारे में, इसीलिए मैं अभी फोकस डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो वो लाइन जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल होकर के गुजरते हैं, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। वक्रता केंद्र आप सबने समझ लिया। चलिए फिर मैंने आपसे बात करती हूँ वक्रता त्रिज्या की। बहुत इजी है वक्रता त्रिज्या, तो सच में बहुत इजी है। अब एक बात बताओ, जैसा कि स्फीयर में होता है सेंटर से पेरीफेरी के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यही तो कहते हैं ना, सेंटर से पेरीफेरी के बीच की जो स्पेस होता है त्रिज्या कहते हैं। सेम डेट यहाँ पे भी वही चीज होती है। क्या होती है भाई, यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है, एक्चुअली में ये जो दूरी है, ये दूरी ही क्या कहलाएगी, ये दूरी ही कहलाएगी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर। कहां से कहां तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी। वेरी इजी। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। वक्रता त्रिज्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको बता दिया, सॉरी प्रिंसिपल फोकस नहीं बताया, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया आपको, ध्रुव भी बता दिया है। अब बात करती हूँ मैं आपसे प्रिंसिपल फोकस के बारे में। किसके बात करती हूँ, प्रिंसिपल फोकस के बारे में। चलो अब इसको बताने से पहले मैं एक डायग्राम आपको समझाऊंगी, देन आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा, क्या है ये ध्यान से देखते हैं। एक्चुअली हम बात करते हैं बेटा, मान लीजिए ये है आपका एक मिरर, और ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। चलो अब मैं आपसे अगर बोलती हूं, एक चीज ध्यान दीजिएगा सभी, थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर दूं बेटा। मान लीजिए कुछ लाइट रे जो है, एक लाइट रे, ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा, बट आपको समझना है तो बस आप समझ लो। ये एक लाइट रे फॉल करी, ठीक है बेटा। चल ये क्या है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको मैंने कुछ इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर रहे मेरे बच्चों को। अब ध्यान दो बेटा, जब ये लाइट रे इस पे फॉल करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्ट भी करेगी, है ना, रिफ्लेक्ट भी करेगी, डेफिनेटली रिफ्लेक्ट भी करेगी। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल आ रही थी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर के गुजरी, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से होकर के गुजर रही है, ठीक है ना, चलिए यहां से होकर के गुजर रही है ना, कहां से होकर के गुजर रही है, इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट होता है, यानी कि लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, खासतौर पे जब मैं बात कर रही हूँ किसकी, कॉनकेव मिरर की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से होकर के गुजरती हैं, वो पॉइंट कहलाता है एफ यानी कि फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, एफ यानी कि फोकस कहलाता है। आई बात समझ में। तो फोकस क्या है, आप ये कह सकते हो कि परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात जो लाइट रेज है रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर के गुजरती हैं, वो कहलाता है फोकस। तो चलो एक बार देख लेते हैं। द पॉइंट वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर
meets the principal axis after transformation is called, यानी कि transformation means after reflection is called the principal focus of the mirror. F is the main focus in the picture. और F क्या होता है? ये मेन फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है। वो बात ये कहती है कि इस F और इस पोल तक के बीच की दूरी, इस F से हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी, ये पोल ही तो है ना, ये कहलाती है फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल f। क्या कहलाती है ये कहलाती है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी कहलाती। क्लियर हुई मेरी बात सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ यानी कि फोकल। चलो भाई, अब आगे चलते, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट केस पे, ठीक है, कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। अब बच्चे यहाँ पे इन चीजों से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ आपसे पहले भी मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, काफी साल से हम पढ़ा ही रहे हैं, तो बच्चों से फीडबैक मिलता है, बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं जब बात आती है किस चीज की, जब बेसिकली बात आती है रे डायग्राम की। मैं फिर से एक बात आपसे कहती हूँ, बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से सुन लो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अगर वो समझ लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। देखो, कुछ चीजें एकदम फिक्स है, कुछ रूल एकदम फिक्स है। अगर वो रूल आपको याद है तो आप कभी नहीं कुछ भूलने वाले। देखो, सबसे पहला रूल यही कहता है कि जब भी कोई भी लाइट रे, बेटा जब भी कभी भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती, पैरेलल का मतलब समांतर आती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा और हमेशा फोकस से ही होकर के गुजरेगी। क्या होगी? वो फोकस से ही होकर के गुजरेगी। जब भी कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डेफिनेटली, ये बात लिख लीजिए, वो डेफिनेटली फोकस से ही होकर के गुजरेगी। ये नियम है, और जो नियम होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है ना, एक चीज याद रखिएगा। चलो, एक काम करते हैं, इस डायग्राम को समझने से पहले मैं वो नियम आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पेज ले लेती हूँ, पहले कुछ आपको रूल्स बता दो सो डेट भूलो नहीं। तो फटाफट वो रूल देखे, देन हम देखेंगे किस तरह से डायग्राम बनता है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखना है बेटा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखो। रूल नंबर 1 एक्चुअली में कहता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनेंगे बेटा, लाइट रन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन क्या होगा? देखो, वो लाइट रे कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। किसके आ रही है पैरेलल? बेटा ध्यान से समझो, पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो फिर क्या होगा? फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस, है ना, ध्यान रखिएगा। तब फिर क्या होगा यहाँ पे? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब भी कभी भी कोई लाइट रे जो आ रही है वो अगर पैरेलल आएगी तो ठीक है, क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस। ये बस भूलना नहीं है, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि भूल जाओगे तो फिर मिरर रे डायग्राम आपको नहीं समझ में आने वाला। जब भी लाइट रे क्या होगी? पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होगी, डेफिनेटली कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। चलिए बात करते हैं बेटा रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन a ray of light passes through, बिल्कुल इसका उल्टा, passes through focus, जब वो फोकस से पास होगी, passes through the focus, become parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। उल्टा हो गया ना,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो फोकस से होकर के गुजरी, जब ये फोकस से होकर के आई तो कहां से होकर गुजर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, वो तो बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने लिखवा इसलिए दिया ताकि ऐसा ना हो कि क्लास के दौरान जब बताऊं फिर आप भूल जाओ, तो एटलीस्ट आपके पास नोट होना चाहिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है, a ray of light passing through the, ये बेटा लिखा है पासिंग, ठीक है ना, पासिंग, यहां से सुनिएगा, पासिंग थ्रू द सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अ कॉनकेव मिरर, ये सारे रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, सारे कॉनकेव मिरर से। इन अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड back along the same plane। बेटा जिस रास्ते से वापस आई थी उसी रास्ते पे वापस चली गई। जब भी कहां से आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही, तो जिस रास्ते से आई होगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अभी बोलोगे कि मैम समझ में नहीं आ रहा, बट बेटा आएगा समझ में, जब आप अच्छे से देखोगे ये सारे रूल, देन आपको समझ में आने वाले हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं किसी को लेनी है कि क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। चलो अब बात करते हैं बेटा, यहां तक तो हमने सारी चीजें समझ ली थी, ध्रुव भी आप सबने समझ लिया था। फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है। अब बेटा फर्स्ट केस क्या कहता है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट केस ये कह रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे इंफिनिटी, अब रे डायग्राम हम सीख रहे हैं, मीन्स हम रे डायग्राम की मदद से बेसिकली ये सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी। पता जब अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट बनेगा तो इमेज हमारी कहाँ पे बनने वाली है। फर्स्ट केस ये कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनने वाली है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, क्या आपको दिख रहा है कि ये जो लाइट रे है वो कहाँ से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। जब भी लाइट रे बेटा इंफिनिटी से आती तो इट मीन्स कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। कहाँ पे आएंगी, वो डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने रूल बताया था, फोकस से होकर गुजर रही है, यानी कि जो इमेज होगी वो हमारी कहाँ पे बनेगी, वो इमेज हमारी पक्का ही कहाँ पे बनने वाली है, फोकस पे ही बनने वाली है। अब बात ये करेंगे कि एक्चुअली में जो इमेज फोकस पे बनेगी उसका नेचर कैसा होगा। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, अब हम इमेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले इमेज बनेगी क्या, कहाँ पे बनेगी, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली नॉट ओनली इमेज, बल्कि यहाँ पे बात लिखते हैं सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की वो देख लेते हैं भाई। हमने देख लिया कि पोजीशन ऑफ इमेज है एट फोकस, कहाँ पे बनेगी भाई, फोकस पे बनेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फोकस पे बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा। तुम बताओ क्या वास्तविकता में कट कर रही, डेफिनेटली वास्तविकता में कट करते नजर आ रही। तो ये कैसी होगी, ये होगी रियल होगी, और रियल होगी तो इन्वर्टेड डेफिनेटली होगी, ये चीज याद रखिएगा। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। तो ये कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड होगी। अगर मैं बात करती हूँ साइज की, तो इसका साइज कैसा होगा, ये दिख ही रही है पॉइंट साइज की, तो क्या लिखोगे तुम, लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, ये भी लिखा जा सकता है हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप लिख सकते हो और पॉइंट साइज। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आई। चलिए मूव करते हैं केस नंबर 2 पे। अब जो इमेज है वो अनंत से थोड़ा आगे आ गई, वक्रता केंद्र से परे है।
जब इमेज वक्रता केंद्र से परे होती है, तो मान लीजिए ये एक लाइट रे आ रही थी, रिफ्लेक्ट हुई, यहां से होकर के गुजरी, ये एक लाइट रे आ रही थी। अब क्योंकि ध्यान से देखो ये कहां से होकर के गुजर रही है, ये जो लाइट रे है ये कहां से होकर के आ रही है, ध्यान से देखो भाई, ये वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। और चूंकि ये वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, तो एक ही काम होगा कि ये रिट्रेस करेगी अपने पास। अब ये इसी जगह पे लौट गई। इन दोनों ने एक दूसरे को कट एक्चुअली में कहा किया, ध्यान से देखो, इन्होंने एक दूसरे को कट किया है, इन्होंने एक दूसरे को कट कहाँ पे किया, इन्होंने एक दूसरे को कट किया है यहाँ पे, यानी कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे मतलब से है सी और एफ के बीच में, कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में। चलो फिर बात करते हैं किसकी भाई, पोजीशन ऑफ इमेज की। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें कहाँ दिख रही है, सबसे पहले लिख देते हैं हम बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा हम बात करेंगे फिर क्या, नेचर कैसा होगा, तो हम लिखेंगे इमेज का नेचर कैसा होगा, वास्तविकता में कट कर रही है तो डेफिनेटली रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड तो होना पक्का ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम बात करते हैं किसकी, साइज की। तो भाई हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं, बट अभी भी कितनी है, डिमिनिश्ड तो अभी भी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, डिमिनिश्ड तो ये अभी भी कहलाएगी। जैसे यहाँ पे क्या था, हाईली डिमिनिश्ड थी, है ना, आई बात समझ में, ठीक है, बट यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं होगी, बट डिमिनिश्ड तो होगी, पॉइंट साइज नहीं होगी। चलिए आगे बात करें थर्ड की। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। जब भी बेटा ऑब्जेक्ट सी पे आया तो हमें क्या दिख रहा है कि एक लाइट रे तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है कोई नहीं रोक सकता कि वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ना जाए, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही जाएगी। जो लाइट रे फोकस से होकर के आ रही है उसे कोई नहीं रोक सकता कि वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और एक्चुअली ये एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे। तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, बिल्कुल वक्रता केंद्र के नीचे बन रही है, सेम साइज की बन रही है जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल वैसी ही इमेज बन रही है। तो हम यहाँ बात क्या करेंगे, हम बात अगर करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज की, तो मैं आपसे क्या बात करूंगी यहाँ पे, अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एट सी, फिर से रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, साइज अब की बार ना डिमिनिश्ड है और ना ही क्या है, ना ही तो डिमिनिश्ड है और ना ही हाईली डिमिनिश्ड है, लेकिन साइज कैसा है, सेम साइज है, इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज है, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम वक्रता केंद्र की डेफिनेशन से। कुछ स्लाइड्स रिपीट हो गई है लग रहा है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। चलो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था, यहाँ से पढ़ना है। एक मिनट, एक सेकंड के लिए मैं बता रही हूँ। कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा कि मैम आप तो वापस से हमें रिपीट करने लगी चीजें, ठीक है। देखो बेटा मैं बताता हूँ, पहले कंफ्यूजन दूर कर दूं। यहाँ तक समझ में आ गया ना, अपने थर्ड केस पे आ गए थे, ठीक है ना। कुछ बेटा स्लाइड से रिपीट हो गए, 3-4 स्लाइड्स कैसी होंगी, रिपीट हो गए। जैसे थर्ड केस के बाद फोर्थ केस आना चाहिए था ना, तो फोर्थ केस ना आकर के ये जो डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी भी पढ़ के आए थे ना वो आ गई है। वक्रता केंद्र की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, फिर प्रिंसिपल फोकस की, फिर फोकस दूरी की, फिर ध्रुव की। तो डर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर ये फर्स्ट केस, फिर सेकंड केस और ये थर्ड केस यहाँ तक हो गया था, अब फिर से आ गया फोर्थ केस। तो कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, वो जो स्लाइड्स रिपीट हो गई कोई बात नहीं, हम थर्ड केस पे छोड़े थे, हम वापस से फोर्थ केस पे आए। अब क्या कह रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। जब इमेज कैसे बनती है, कॉनकेव मिरर से। केस लेकिन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे। अब तुम देखो जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो बहुत पास नहीं आता जा रहा है मिरर के। और अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि ऑब्जेक्ट तो खिसकता पहले था इंफिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी,
और अब तो फोकस पे आ गया। लेकिन देख रहे ये उल्टा हो रहा है भाई, वस्तु जैसे जैसे पास आ रही है इमेज दूर भाग रही। बताओ अगर मैं गलत हूं तो तुम बताओ। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, मिरर के बहुत पास। जब ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र से परे हुआ तो इमेज सी और एफ के बीच में आ गई। जब ऑब्जेक्ट सी पे आ गया तो ये सी पे चली गई, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ जा रही है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा तब अब क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा। पास आ गया है तो अब ऑब्वियस सी बात, इमेज तो सी से और दूर चली जाएगी। चलो देखते हैं कैसे इमेज बन रही, पहले ये देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो ये लाइट रे तुम्हें दिखी, छोटी सी सही पैरेलल आ रही है। पैरेलल आ रही तो कोई नियम नहीं बदल सकता है, जाएगी तो बहन फोकस से ही होकर के, ठीक है ना भाई साहब, जाएगी तो फोकस से ही होकर के। ये लाइट रे जो वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, रिट्रेस करेगी ही करेगी, अपने पाथ को कर लिया। अब यहाँ दिख रही है ये निकलती हुई दो लाइट रे, क्या दिख रही हैं, निकलती हुई दो लाइट रे। अब हम ये सोचते हैं कि ये कहीं जाकर के इंफिनिटी पे मिलेंगी, जहां मिलेंगी वहीं पे ये इमेज को फॉर्म करेंगी। तो बात करते हैं भाई पोजीशन ऑफ इमेज की, फिर से वही बात, पोजीशन ऑफ इमेज की। तो ये कहाँ पे बनेगी, एट इंफिनिटी बनेगी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में इनके बीच की दूरी कम हो रही है। क्या हो रही, धीरे धीरे करके कम हो रही है, तो कहीं तो जाकर के मिलेंगी इंफिनिटी पर। कैसी इमेज होगी भाई, वास्तविकता में एक दूसरे को कट करेंगी इसलिए रियल होगी, और फिर से वही बात, अगर रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं साइज की। तो अब है ना देखो, छोटे से साइज सेम साइज से पहुंच गया था, अब जो साइज होगा वो इनलार्ज्ड होगा, बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ केस की। अब इमेज ने हद्दी कर दी भाई, फोकस से और आगे आ गई, मिरर के एकदम क्लोज आ गई, वो भी मिरर के एकदम क्लोज मतलब ध्रुव के एकदम पास, ठीक है ना। अब भाई जैसे ही इतना पास है, इमेज का तो दिमाग खराब होना चाहिए, उसने कहा मैं तो अनंत पे चली गई थी। अब मेरा केस थोड़ा उल्टा हो जाने वाला है। कैसे हो जाने वाला, देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड द पोल, उस केस में फिर से देखो ये लाइट रे आपको दिखाई दे रही होगी, आई होप आप सबको ये लाइट रे दिख रही होगी, है ना। ये लाइट रे आप सबको दिख रही होगी, जो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है तो फिर फोकस से तो होके आनी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सी से होकर के जा रही है तो वापस लौट के आनी ही है उसी रास्ते पर। अब हम ये बात कह सकते हैं कि हमको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअली में ना देखो, वहां पे दो अलग बात थी, वहां पे लाइट रे एक दूसरे के पास ही होती, धीरे धीरे करके दूरी घट रही थी, तो ही मैंने बोल दिया कि वो अनंत पे मिल सकती। बट यहाँ ध्यान दो, ये दोनों एक दूसरे दूर भाग रही हैं, जितना दूर जाएंगे दूर 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 ही होती चली जाएंगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो इमेज है वो आगे तो कहीं नहीं बनने वाली, लेकिन जरा गौर कीजिए इस हिस्से पे, अगर हम इन लाइट रे को थोड़ा पीछे लेके जाएं तो वर्चुअली एक दूसरे को कहीं मीट कर सकते हैं, वास्तविकता में तो नहीं, बट वर्चुअली एक दूसरे को मीट करेंगी, और जहां मीट करेंगी, अपीयर टू मीट करेंगी, वहीं पे इमेज बनेगी। तो फिर से बात करते हैं भाई इमेज की। तो आपकी बार इमेज कहाँ बनेगी, याद रखिएगा। तो आप कह सकते हो भाई कि ये जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। दिख रहा है सभी को, बिहाइंड द मिरर दिख रही है कि नहीं दिख रही, जल्दी से बताओ। सच में दिख रही है, बिहाइंड द मिरर दिख रही है, वास्तविकता में नहीं कट रही, इसलिए फर्स्ट टाइम इस केस में इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल होगी तो डेफिनेटली इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी। क्या होगी, हाईली इनलार्ज्ड भी बनेगी, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस जगह पे भी कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब आ गया है वो टाइम। तुम खुद बताओ, जो डेंटिस्ट है उसे तुम्हारे दांत का बड़ा साइज देखना है, इतने छोटे छोटे दांत में कैसे ही देख पाएगा डेंटिस्ट की कैविटी क्या है, क्या कीड़े लगे हैं। तो एक्चुअली में जो डेंटिस्ट के पास मिरर होता है, वो मिरर को जब इतने पास लाता है तो जो दांत है वो वर्क करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाता है, पोल और फोकस के बीच में आ जाता है।
दांत की बनती है मिरर पे बहुत बड़ी इमेज, दांत का बन जाता है दाता, और इमेज जो है डॉक्टर को अच्छे से दिख जाता है कि भाई इस छोटे से दांत में जो ये इतनी बड़ी इमेज बनी है, ये टीथ तो कहीं से नहीं लग रहा है, बट समझो बात को, अब उसको आराम से दिख जाएगा कि कहाँ कीड़ा या कैविटी हुई है, ठीक है ना। इसलिए इस तरह के इमेजेस का उपयोग, सॉरी इस तरह के मिरर्स का उपयोग जो है वो डेंटिस्ट भी करते हैं। साथ में टॉर्च लाइट, वो टॉर्च लाइट देखी ना जो बड़ी दूर दूर तक रोशनी फैलाती है, वहां पे भी हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, वही हमें डेंटिस्ट स्पेशलाइजेशन की आपसे बात करी ही, ठीक है। अब बात आती है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना उतने सारे केसेस नहीं देखने को मिलेंगे जितने कि आपको अवतल दर्पण में देखने को मिलते थे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में उत्तल दर्पण में सिर्फ दो बातें होती। क्या बेटा? या तो वस्तु जो है वो अनंत पे हो, अगर वस्तु अनंत पे है तो डेफिनेटली इमेज फोकस पे ही बनेगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ दूसरा केस होता है कि वस्तु जो है वो अनंत और फोकस के बीच कहीं है। ध्यान से समझिएगा, दो ही बातें। अब कहोगे मैम ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में अगर वस्तु अनंत और ध्रुव, अनंत और फोकस के बीच कहीं भी होती है, मार्क बाय वर्ड, अनंत और फोकस के बीच कहीं भी होती है, तो उसका सेम नेचर होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो सेम ही होती है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं अगर यहाँ खड़ी हो जाऊं तो भाई मेरी इमेज दूसरी जगह बनेगी, अगर मैं यहाँ थोड़ा खड़ी होती हूँ तो मेरी इमेज थोड़ा दूसरी जगह बनेगी, मैं यहाँ खड़ी होती तो फिर तो भाई मुझे तीनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे। लेकिन सपोज मेरे इधर या इधर खड़े होने या बीच में खड़े होने पर इमेज एक ही जगह बनती, तो मैं तीन अलग केस क्यों पढ़ती? सेम है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी के अलावा इंफिनिटी और फोकस के बीच कहीं भी होता है, तो जो इमेज है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। इस वजह से कॉनकेव मिरर में होते हैं केवल दो केस। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जैसा कि आपको दिख रहा है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ये लाइट रे आ रही है, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो कैसा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर हमारा कैसा मिरर है? ये लाइट रेस को क्या करता है? फैलाता है। यानी कि एक चीज है कि बेटा गलत होगी, कॉनकेव नहीं, यहाँ कॉन्वेक्स लिखा होना चाहिए, तो इसको मैं अभी कभी ठीक करती हूँ, ठीक है। दूसरी का देख लेते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ ठीक है, उत्तल दर्पण कौन नहीं, यहाँ पे भी स्पेलिंग में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक इन द सेंस कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लिख दिया। देखो देखो कितना ध्यान देना होता है, ऐसे ही पढ़ाई के टाइम पे इसको तुरंत ठीक करो। यहाँ पे बेटा ठीक लिखा है, इंग्लिश के नेम में गड़बड़ लिखा है, ठीक है, तो ठीक कर लेते हैं हम यहाँ पे भी। चलो चलो ठीक करते हैं इसे, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्वेक्स, इंग्लिश में कॉनकेव लिख गया, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉन्वेक्स। चल कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ हो जाती ह्यूमन एरर, कहीं पे भी उत्तल दर्पण को गलती से कॉनकेव लिख दिया होगा। चलो बात करते हैं, ये लाइट रेस जो है ना ये क्या करेगा? कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? एक्चुअली में ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा होता है? अपसारी होता है, यानी कि डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग बोले तो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस को क्या करता है? फैलाता है। ये ऐसा ही करेगा, इसने अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस को क्या कर दिया? फैला दिया। अब ये लाइट रेस वास्तविकता में एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम इसको पीछे लेके जाएंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये यहाँ पे एक दूसरे को कट, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी कि इस जगह पे हमारी इमेज बनने वाली है। अब बात करते हैं कि फिर से पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं तो एक्चुअली बेटा इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी भाई? हमारी इमेज बनेगी एट फोकस बनेगी। नेचर में कैसी होगी भाई? वर्चुअल होगी, वास्तविकता में तो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। दूसरी चीज अगर हम साइज की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, हाईली डिमिनिश्ड है, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड, बहुत अधिक छोटी बनेगी, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनेगी, ये चीज अच्छी है। आगे चलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी हो तो क्या होने वाला है? तो देखते हैं उस केस में क्या होगा
कि ये लाइट रे जो है ये आई यहाँ से, ठीक है, अब सारी मिरर है तो उसने फैला दिया, ये क्योंकि बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जा रही है तो फिर ये क्या हो गई, अपने ही रास्ते पे लौट गई। इस तरह से हमने देखा कि हमारी इमेज जो है वो यहाँ कहीं बन रही है। कहाँ बन रही है, यहाँ कहीं बन रही है ना। तो अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं। क्या बात करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज की जब भी बात करेंगे बेटा, तो एक्चुअली में पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस होगी। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं नेचर की, तो ये कैसी होगी भाई, ध्यान दीजिएगा। अब ये डिमिनिश्ड तो होगी बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, डिमिनिश्ड होगी क्योंकि फिर से वही बात है, वास्तविकता में एक दूसरे को नहीं कट किया है तो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट तो होगी ही होगी। आई बात समझ में, कोई डाउट कोई परेशानी आई होप नहीं होगी आप सभी को। अब मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समय आने में बताऊंगी, तो फिर से बता रही हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम रियर व्यू मिरर में क्यों करते हैं, एज अ साइड व्यू मिरर क्यों करते हैं, क्योंकि अभी बताइएगा आपने कि कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस, यानी कि हर केस में जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वो इरेक्ट बन रही है। साथ ही कैसी बन रही है, इरेक्ट बनने के साथ साथ वो कैसी बन रही है, वो वर्चुअल बन रही है, सीधी बन रही, वर्चुअल बन रही है और छोटी बन रही। एक में हाई डिमिनिश्ड तो एक में डिमिनिश्ड बन रही। साइड मिरर में हमें देखना होता है कि पीछे रोड पे दूर तक कितने वाहन आ रहे हैं, हमें थोड़ा पीछे की दूरी तक दिख जाएगी, ट्रक बस बाइक क्या आ रहा है, और हमें ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सीधा ही दिखे। छोटा दिखेगा तो लार्ज एरिया कवर होता है, इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल एज अ साइड व्यू मिरर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये लार्ज एरिया कवर करता है, लार्ज एरिया को कवर करता है। इसमें बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, और वर्चुअल होने के साथ इसमें बनने वाली इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। हमें सीधा सीधा ही दिखाई देता है कि पीछे से कौन सी चीजें आ रही है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नहीं खत्म होता है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और इसके टॉपिक्स खत्म होते हैं। बीच में कहीं पे जहाँ स्लाइड से वहां पे बेटा रिपीट हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ी थी। थर्ड पॉइंट के साथ हमने फिर से फोर्थ पॉइंट स्टार्ट किया, कहीं भी कोई चीज स्केप आउट नहीं हुई है, ठीक है। चलो अब बात करती हूँ मैं आपसे कि आपको करना क्या है। कहीं कहीं थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फील होगी, बिकॉज एक्चुअली में ये चैप्टर इस तरह से तो आपके पास फर्स्ट टाइम आया, ऑब्वियस सी बात है। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th में भी थोड़ा सा है, 9th में हालांकि लाइफ से रिलेटेड चीजें नहीं है, बट 10th में वापस से आती हैं और अब की बार थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे आती है। बट करना क्या है, आपको ध्यान से लेक्चर को समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और फिर आपको रिवाइज अच्छे से करना और टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी, देन यू आर गुड टू गो। अगर तब भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस करनी है, करते हो आप, तो सिंपली आपको फिलो ऐप डाउनलोड करना है, उस क्वेश्चन की प्रॉपर पिक्चर क्लिक करनी है और वहां पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है अपने क्वेश्चन को, जिसमें दिक्कत है। जब आप उसे अच्छे से अपलोड करते हो तो बेसिकली हार्डली 60 सेकेंड्स में आपके साथ ट्यूटर कनेक्ट होते हैं और वो लाइव सेशन के दौरान आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से क्लियर करते हैं। लाइव क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इस तरह से बिना रुके अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।